हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत लंबे समय अंतराल के बाद, काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद आज मैं आप सबों के सामने हाजिर हुई हूँ। एक्चुअली कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थे जिसके वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही थी। फिर कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे पर्सनली कि मैम आप क्लास लीजिए, तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो चलते रहेंगे, तो इसके बीच का रास्ता निकाला जाए और पॉजिटिविटी की तरफ ही जाना चाहिए, हमेशा नेगेटिविटी को त्याग करके। तो इसलिए प्रॉब्लम्स को दरकिनार करते हुए मैं जो है फिर से क्लासेस ले रही हूँ। जो भी चैप्टर्स अधूरे हैं, मीन्स हिस्ट्री में भी कुछ अधूरा है, कुछ पॉलिटी में भी कुछ अधूरा है, तो सारा कुछ को मैं कोशिश करूँगी कि आपको वन बाय वन जो है सारे चैप्टर जो भी बेसिक से होना चाहिए और जो नहीं मैं कर पाई हूँ तो उसको पूरा करूँ। तो चूँकि आज की जो ये क्लास है दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ में प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे और जानेंगे प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति क्या है, संविधान के किन अनुच्छेदों में जो है इनका वर्णन किया गया है। दोस्तों, अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कुछ चेंज हो रहा है। इधर आपके कुछ 4-5 साल पहले के अगर क्वेश्चंस को देखोगे तो मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि जो एग्ज़ाम में है आजकल जो है पॉलिटी से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि आर्टिकल से यानी अनुच्छेदों से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति तो जानेंगे ही, मीन्स एक बेसिक समझ बनाने का प्रयास करेंगे ताकि प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी प्रश्न आए किसी भी एग्ज़ाम में तो वो आप हल कर पाओ। और इन बेसिक समझ यानी प्रधानमंत्री से संबंधित जो बेसिक समझ बनाएंगे वो हम लोग आर्टिकल के तहत बनाएंगे, ताकि आर्टिकल से अगर जोड़ करके कभी प्रश्न पूछे तो वो भी हम लोग हल कर पाएँ। तो इसलिए हम लोग आर्टिकल से संबंधित प्रधानमंत्री को संवैधानिक स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये जो क्लास आज से स्टार्ट हुई है तो मैं कोशिश करूँगी कि इतना लंबा गैप फिर कभी नहीं हो और मैं कुछ ना कुछ टॉपिक, कुछ ना कुछ चैप्टर लेकर के आपको कम से कम वीकली 2 से 3 क्लास ज़रूर दूँ। एक्चुअली दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे पाई तो इसमें कहीं ना कहीं लॉस मेरा भी रहा है। मीन्स कोई भी टीचर है, जब आपको कोई पढ़ाता है, कोई भी टीचर को आप ले लीजिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, यूट्यूब का कोई बड़ा से बड़ा चैनल लीजिए, जो भी टीचर आपको पढ़ाने आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं खुद प्रिपरेशन करके ही आपके सामने आते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि बस आए और उठ करके आकर के आधा घंटा 1 घंटा पढ़ा दिए और चले गए, ऐसा किसी भी टीचर्स के लिए मुश्किल है। तो सभी टीचर जब भी जो भी पढ़ाते हैं आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं फिर आपको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर चूँकि मैं खुद नहीं पढ़ा पा रही थी, मीन्स आप लोगों को क्लास नहीं ले पा रही थी, तो कहीं ना कहीं मेरा भी जो पढ़ाई का जो एक सिलसिला था वो टूट चुका था, तो लॉस मुझे भी था। तो इसलिए मेरे लिए भी यह ज़रूरी था क्लास लेना, ताकि इसके बहाने मैं भी कुछ जानूँ और आप लोगों को भी बताऊं। तो चलिए, इन सभी बातों को साइड करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि अब ये जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है तो ये हमेशा स्टार्ट रहे। तो चलिए हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत में जो व्यवस्था है वो कौन सी व्यवस्था है दोस्तों? संसदीय व्यवस्था है। यानी भारत में क्या है? संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। और यह कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारत जो है, भारत पर 200 सालों तक जो है आपका अंग्रेज़ों ने शासन किया था। तो उस पीरियड में क्या हुआ था कि हमारे जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय नागरिक थे, उनको ब्रिटेन के शासन प्रशासन की आदत सी पड़ चुकी थी। मीन्स उसमें वो ढल गए थे। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया, मीन्स संविधान निर्माती सभा के जो भी मेंबर्स थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मीन्स ब्रिटेन की चूँकि आदत पड़ चुकी है लोगों को वहाँ के रूल रेगुलेशन लॉ को फॉलो करने का, वहाँ के सारे नियमों को आदत पड़ चुकी थी। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन से बहुत सारे, यानी ब्रिटेन के संविधान से बहुत सारे चीज़ों को लिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटेन से लिया गया, अलग अलग देशों से, यानी अलग अलग देशों के संविधान से बहुत सारे चीज़ों का निचोड़ लिया गया। जैसे आप नीति निर्देशक तत्व लीजिए तो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसी प्रकार बहुत सारे चीज़ें,
मौलिक अधिकार ले लीजिए, मौलिक कर्तव्य लीजिए, सब अलग अलग देशों से लिया गया। तो ये जो संसदीय व्यवस्था है दोस्तों, यह ब्रिटेन से लिया गया। तो यह इस संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत 2 तरह के प्रधान होते हैं किसी भी देश में। एक होता है आपका संवैधानिक प्रधान कहिए या प्रमुख कहिए, और एक होता है आपका वास्तविक प्रधान। यानी एक संवैधानिक प्रधान हुए और एक वास्तविक प्रधान, यानी 2 तरह के जो है हेड की व्यवस्था की जाती है आपकी संसदीय व्यवस्था में। तो अगर संवैधानिक प्रधान की बात करें दोस्तों, तो यहाँ हो जाएंगे हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय, और वास्तविक प्रधान की अगर बात करें तो ये हो जाएंगे हमारे पीएम यानी प्रधानमंत्री महोदय। यानी कि ब्रिटेन में अगर ब्रिटेन के संविधान की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति के पद के बराबर क्राउन है वहाँ क्राउन का शासन जो है, शक्ति जो है वह हमारे भारत के राष्ट्रपति के बराबर है, और प्रधानमंत्री वहाँ और हमारे यहाँ बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पर क्या है, जो संवैधानिक प्रमुख है जिसे हम लोग हेड ऑफ नेशन कहते हैं, हेड ऑफ नेशन, वो कौन हो गए, तो हमारे राष्ट्रपति हो गए। और हेड ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कौन होंगे आपके, हमारे प्रधानमंत्री। यानी भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, और इस संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती कहिए, विशेषता कहिए कि यहाँ 2 तरह के प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक प्रमुख और एक संवैधानिक प्रमुख। तो संवैधानिक प्रमुख कौन हुए, राष्ट्रपति हुए, और वास्तविक प्रमुख कौन हुए, तो प्रधानमंत्री हुआ। तो देखा जाए तो जो सारी शक्तियाँ हैं दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारी शक्तियाँ किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है। किंतु अगर उसके उपयोग की बात आए, उसके उपभोग की बात आए, उसके इस्तेमाल करने की बात आए, तो वहाँ इस्तेमाल कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है सारी शक्तियों के, यानी वास्तविक शक्तियाँ संविधान में राष्ट्रपति को दी गई, लेकिन उसका वास्तविक उपयोग कौन करते हैं, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद। तो आइए हम लोग जानते हैं कि संविधान के किन अनुच्छेदों में जो है इन सब बातों का जिक्र दिया गया है। यानी इस व्यवस्था में कौन सा अनुच्छेद जो है प्रधानमंत्री की, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रधानमंत्री से संबंधित कौन सा अनुच्छेद क्या बात बताता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों, वह है अनुच्छेद आपका 74। तो इसमें इस आर्टिकल में, यानी आर्टिकल 74 जो है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यानी आर्टिकल 74 जो कि मूल संविधान, मूल कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल 74 में यह बताएगा कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा दोस्तों, तो हमारे पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन होंगे, उस मंत्री परिषद के हेड होंगे। यह कहा गया है आपका मूल संविधान का जो आर्टिकल है आपका 74। तो ये जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो मंत्री परिषद होंगे, जिसके हेड पीएम होंगे हमारे, तो उनकी सलाह पर ये राष्ट्रपति महोदय जो है क्या करेंगे, कार्य करेंगे। यानी जितने उनके राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां हैं उनका उपयोग कैसे करेंगे वो, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ये बात कही गई है मूल संविधान में जो अनुच्छेद है आपका 74 उसमें। किंतु हुआ क्या दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 में। तो 1976 में इंदिरा जी का शासन था दोस्तों, इंदिरा गांधी जी का उस समय शासन चल रहा था।
तो वहाँ 1976 में ये 42वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों। तो जो भी पॉलिटी की बेसिक समझ भी अगर कोई रखते हैं तो उनको पता होगा कि ये 42वां संशोधन जो था यह मिनी संविधान के नाम से जाना जाता, क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया दोस्तों कि बहुत सारे यानी परिवर्तन किए गए संविधान में हमारे। मीन्स इंदिरा जी का शासन था उस समय, और 1975 में हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। तो उस समय राजनीतिक उथल पुथल बहुत सारा था देश में, और इंदिरा गांधी जी जो है अपने सुविधा अनुसार, अपने सहूलियत के अनुसार जो है वो शासन प्रशासन को तोड़ मरोड़ के चलाना चाह रही थी। तो इसके वजह राष्ट्रपति पर कमांड करने के लिए, अपनी मनमानी को वो मीन्स राजनीतिक रूप देने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ये 42वां संविधान संशोधन किया। और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत उनको जो भी अच्छा लगा, उनके अनुसार जो सही लगा, उन्होंने इस संविधान संशोधन के तहत वो सारा परिवर्तन कर दिया। तो यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों कि ये जो मूल संविधान में आपका कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसके अध्यक्ष पीएम यानी प्रधानमंत्री होंगे, और उसकी सहायता सलाह पर कौन करेंगे, राष्ट्रपति कार्य करेंगे। किंतु यहाँ 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया कि जो ये सलाह जो देंगे दोस्तों, ये सलाह यानी मंत्रिपरिषद जो ये सलाह देंगे, वो सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होंगे, बाध्य होंगे। यानी कि आपकी बाध्यता कर दी गई मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति जो है चाहकर भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते, स्वेच्छा से वह कार्य नहीं कर सकते। जो भी मंत्रिपरिषद और जो प्रधानमंत्री सलाह देंगे उसी के अकॉर्डिंग उनको कार्य करना होगा, उनको बाध्य कर दिया गया। ये हो गया आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत इस 74 में ये जोड़ा गया। उसके बाद आपका फिर हुआ 44वां संविधान संशोधन। सन 1978 में, और उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। इन्होंने क्या किया, ये 44वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों यहाँ पे क्या किया, जो 74 में था कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके हेड पीएम होंगे, उनकी सलाह पर राष्ट्रपति महोदय कार्य करेंगे। जो 42वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। किंतु यहाँ 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसके तहत मोरारजी की देसाई की सरकार थी उस समय, उसके तहत क्या किया गया कि जो भी ये सलाह जो होगा दोस्तों, उसे राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकते हैं। यानी यहाँ जो ये बाध्यता की गई थी 42वें संविधान संशोधन के तहत, वहाँ 44वें संशोधन के तहत क्या किया गया, उस बाध्यता में थोड़ी छूट दी गई, थोड़ी ढील दी गई, थोड़ी रियायत दी गई। और वो जो भी सलाह होगा मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की, तो उसको क्या करेंगे, राष्ट्रपति जो यहाँ बाध्यता कर दी गई थी, तो यहाँ पर एक बार पुनर्विचार के लिए क्या राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास जो है सलाह के लिए यानी पुनर्विचार के लिए वो भेज सकते हैं। किंतु इसके बाद भी जो अगर मंत्रिपरिषद को लगता है कि नहीं वो जो सलाह है, जो भी मंत्रणा है वह सेम ही रहना चाहिए, तो राष्ट्रपति को जो है फिर से यानी एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। उसके बाद अगर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री फिर से उस विचार को सेम राष्ट्रपति के पास भेज दें, तो वहाँ राष्ट्रपति क्या होंगे, पुनः बाध्य हो जाएंगे उस सलाह को मानने के लिए। तो मूल रूप से बस यही कहा जा सकता है दोस्तों कि जो भी शक्तियाँ देखने में अगर आप जो राष्ट्रपति का पद है वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही शक्तिशाली लगता है, लेकिन अगर वास्तविक रूप देखिएगा तो उसका सारा इस्तेमाल, सारा उपभोग, सारा उपयोग कौन करते हैं, तो हमारे पीएम करते हैं और मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है। तो ये आर्टिकल 74 जो है आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आपका प्रधानमंत्री से संबंधित। आइए अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो कि प्रधानमंत्री से संबंधित है, वह है आपका अनुच्छेद 75। आर्टिकल 75 जो है यह भी आपका प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल है। तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित बातों का दिया गया। यानी कि इसमें कहा गया है कि आपको प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों, तो राष्ट्रपति के द्वारा।
अब नियुक्ति के अंतर्गत बहुत सारी बातें आ जाती है दोस्तों। जैसे आपके मन में सवाल आएगा कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, उसका उम्र यानी उम्र की लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, उनका कार्यकाल क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो अगर हम लोग योग्यता की बात करें दोस्तों तो शैक्षणिक योग्यता कुछ भी नहीं रखा गया है। मीन्स भारत का जो यानी लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा, बहुमत दल का नेता लोकसभा, यानी कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे। और एजुकेशन यानी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं तय किया गया है हमारे भारत के संविधान में। सिर्फ मीन्स जो प्रधानमंत्री हो वह भी एक मंत्री ही है। तो मंत्री का मीन्स मतलब हुआ कि वह सांसद है। सांसद यानी वो जो मंत्री है यानी प्रधानमंत्री है वह किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। वह लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, और वह राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। और लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी सदस्य के लिए कोई जो है शैक्षणिक योग्यता नहीं तय की गई। मीन्स कोई भी अनपढ़ गंवार निरक्षर व्यक्ति जो है आपको प्रधानमंत्री बन सकता है, अन्य मंत्री के पद पर जो है स्थापित हो सकता है, और वह सत्ता पर काबिज हो सकता है और आपको ऊपर जो है शासन प्रशासन कर सकता है। दोस्तों ये हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़े दुर्भाग्य कह सकते हैं हम लोग। क्योंकि देखिए जब संविधान बनाया गया था तो उस समय स्थिति कुछ और थी। लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया। उसके बाद पहले जो देखिए शक, यूनान, पहलव, इन लोगों का शासन चलता रहा, मीन्स आक्रमण चलता रहा। तो भारत जो है हमेशा से जो है इन परिस्थितियों में यानी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण का हमेशा शिकार रहा। तो जो भारत विश्व गुरु था आपका वैदिक समय में, वह धीरे धीरे कहीं ना कहीं शोषण के कारण जो है आर्थिक यानी उसकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति धीरे धीरे जो गिरती चलेगी। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत बुरी कंडीशन में था भारत। यानी शिक्षा का स्तर कहिए, चाहे आर्थिक स्तर कहिए, सामाजिक स्तर कहिए, सारा कुछ जो है निम्न स्तर पर था। तो उस समय संविधान निर्माताओं ने यह नियम बनाया कि चूंकि शिक्षा का स्तर निम्न था तो वहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे नहीं, तो शासन प्रशासन में इसलिए इस निरक्षरता को यानी शैक्षणिक योग्यता को नहीं डाला गया। बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि कितने तरह का संविधान संशोधन किया गया। मीन्स विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, दल के द्वारा, विभिन्न नेताओं के द्वारा अपने स्वार्थ में, अपने सुविधा अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारे संशोधन हुए, चेंजेस हुए। तो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल थॉट है कि इसमें भी चेंज होना चाहिए। क्योंकि अभी शिक्षा का स्तर आपका पहले की तरह यानी 1947 वाला नहीं रहा है। तो आज एक IAS IPS बनने के लिए एक बहुत टफ एग्ज़ाम को फेस करके जाना पड़ता है। आप IAS IPS छोड़िए, जो ग्रुप D का एग्ज़ाम होता है उसका भी एक लेवल होता है, और IAS IPS का तो फिर कहना है क्या। लेकिन उस IAS IPS के ऊपर वैसे लोगों का कमांड होता है जो जिनका शिक्षा का स्तर बिल्कुल निम्न हो या फिर कुछ हो ही न हो। तो आप समझ लीजिए खान सर के स्टाइल में अगर बोला जाए तो अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला सिस्टम है। तो खैर छोड़िए, हम लोग तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ये लॉन्ग डिबेट का टॉपिक है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं तो वो लोग ही इस परिवर्तन को कर सकते हैं। हम लोग तो बस सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बट कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये जो बहुमत, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे। और प्रधानमंत्री दोस्तों लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। अगर वह लोकसभा का भी सदस्य नहीं है, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, और वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होता है, तो कम से कम 6 माह के भीतर जो है उसको 6 माह के भीतर जो है उसको चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा की सदस्यता क्या करनी होगी, ग्रहण
करनी होगी। तो ये हो गया दोस्तों आपका यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे, आपका अनुच्छेद 75 बताता है। अब अगर हम लोग उम्र सीमा की बात करें दोस्तों, क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री की क्या उम्र सीमा होनी चाहिए, तो चूँकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, और लोकसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु है आपका 25 वर्ष, और राज्यसभा की कितनी है दोस्तों, तो 30 वर्ष। तो अगर न्यूनतम आयु की पूछी जाए तो न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 25 वर्ष। यानी भारत के प्रधानमंत्री का अगर उम्र पूछा जाए कि कितनी होनी चाहिए, तो आप न्यूनतम में आप 25 टिक करके आएंगे। और अधिकतम की अगर बात करें तो अधिकतम में कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। तो अधिकतम कितनी भी उम्र तक जो है भारत में प्रधानमंत्री किसी भी उम्र तक आप बन सकते हैं, और कितनी भी बार बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक बार बने तो नहीं बन सकते, आप 2 बार भी बन सकते हैं, 4 बार भी बन सकते हैं, 5 बार भी बन सकते हैं। मीन्स जितनी बार जनता आपको सर पर बैठाएगी आप उतनी बार सत्तारूढ़ हो सकते हैं, सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग कार्यकाल की बात करें दोस्तों, कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, तो 5 वर्ष का होता है। किंतु इस 5 वर्ष की अवधि के पहले भी प्रधानमंत्री को जो है यानी उसका पद उसको छोड़ना पड़ सकता है। मान लीजिए कि उसने अपना बहुमत लोकसभा में खो दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे, या कि मंत्रिपरिषद में है विभिन्न मंत्रियों के बीच मतभेद हो और वो सारे मंत्रिमंडल के लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ हो जाए, तो उस पीरियड में भी जो है आपका मंत्री यानी प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होगा। यहाँ एक शब्द आता है दोस्तों, प्रसाद पर्यंत। तो ये प्रसाद पर्यंत इसलिए कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते। तो इन्हीं सभी कारणों के कारण ही कहा गया है कि आपको मीन्स 5 साल के पहले भी जो है प्रधानमंत्री को उसके पद से जो हटाया जा सकता है, उससे जो है आपको क्या लिया जा सकता है, त्यागपत्र लिया जा सकता है। तो इसलिए ये प्रसाद पर्यंत एक शब्द को जोड़ा गया प्रधानमंत्री के लिए, यानी प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 75 में दोस्तों इसके नियुक्ति से संबंधित बातों का जिक्र किया गया। बात करें अगर वेतन की दोस्तों, तो जो बाकी मंत्रियों को वेतन मिलता है वही वेतन आपको हमारे भारत के प्रधानमंत्री को भी मिलता है, किंतु कुछ भत्ते जो है इससे अन्य मंत्रियों से अलग करते हैं। यानी वेतन तो समान है अन्य मंत्रियों के समान, लेकिन कुछ भत्ते जो है प्रधानमंत्री को अलग से मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है इनका वेतन यानी अन्य मंत्रियों से क्या होता है, अलग रहता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि ये जो वेतन है इन मंत्रियों का निर्धारण कौन करता है, तो संसद, यानी सांसदों का वेतन कौन निर्धारण करते हैं दोस्तों, तो संसद में निर्धारण होता है। मीन्स ये लोग अपने वेतन का निर्धारण जो है खुद ही करते हैं। मीन्स फिर से वही कहूँगी मैं, अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला सिस्टम है। यानी खुद का क्या वेतन होना चाहिए, खुद की क्या सुविधा होनी चाहिए, उनके खर्च के लिए कितने पैसे ज़रूरी है, इसका निर्धारण वो लोग खुद ही कर लेते हैं। तो ये वेतन का निर्धारण कहाँ होता है दोस्तों, तो आपका होता है संसद में। अब हम लोग एक प्रधानमंत्री से संबंधित एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, वह आर्टिकल है आपका 77। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि आपका आर्टिकल 77 में कहा गया कि संघ सरकार के सारे कार्य जो है, संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे।
यानी आर्टिकल 77 बताता है कि संघ सरकार के जितने भी कार्य है वह राष्ट्रपति के नाम से होंगे, और राष्ट्रपति के नाम से जो कार्य होंगे तो वो कौन करेंगे दोस्तों? तो मंत्री परिषद या मंत्री मंडल, और इसका हेड कौन होगा? तो पीएम होंगे। तो ये जो मंत्री परिषद है दोस्तों, इसमें इसका जो लिस्ट बनता है, पैनल बनता है, उसका निर्धारण कौन करते हैं? ये हमारे पीएम करते हैं। यानी प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद में किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए, जैसे कि अभी राजनाथ सिंह को ले लीजिए, निर्मला सीतारमण जी को ले लीजिए, अमित शाह जी को ले लीजिए, तो उन लोगों का जो भी डिपार्टमेंट यानी जो भी मंत्रालय उनको दिया गया है, तो इसका निर्धारण किनके द्वारा किया गया होगा? तो मोदी जी के द्वारा किया गया होगा। तो मंत्री परिषद में कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसका निर्धारण पीएम करेंगे। लेकिन कार्य का जो आवंटन होगा दोस्तों, कार्य आवंटन का नियम राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। यानी किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसका निर्धारण पीएम करेंगे, लिस्ट बनाएंगे और राष्ट्रपति को देंगे। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? और उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग जो है, प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग जो है, उन मंत्रियों को उनका मंत्रालय देंगे और नियुक्ति करेंगे और उनका पद और गोपनीयता की शपथ देंगे। वही पद और गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही है, तो इनके लिए अलग से कोई शपथ ग्रहण का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। चूँकि ये भी मंत्री है तो इन्हें भी यानी जैसे अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दी जाती है, वैसे ही प्रधानमंत्री को भी पद और गोपनीयता की शपथ दी जाती है। तो मंत्री परिषद में किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देगा, इसका निर्धारण तो पीएम करते हैं, किंतु उस मंत्रालय के निर्धारण के अलावा जो कार्य आवंटन, यानी उसके अलावा जो कार्य आवंटन का नियम होता है, किस प्रकार से वो कार्य करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो ये कार्य आवंटन का नियम कौन करते हैं? निर्धारित तो राष्ट्रपति करते हैं। तो यह कौन सा अनुच्छेद बताता है आपका? तो आर्टिकल 77 जो है आपको यह बताता है कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे और कार्य आवंटन का नियम राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है बनाए जाएंगे। अब जो है आपका आर्टिकल 78 के बारे में हम लोग जानेंगे, और ये जो आर्टिकल 78 है दोस्तों, यह जो है आपका यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को बेहतर तरीके से जो उजागर करता है। तो अगर कभी यह पूछा जाए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को कौन सा आर्टिकल बेहतर तरीके से बताता है, तो आर्टिकल 78 है जो इससे संबंधित, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल है जो कि इनके संबंधों को बेहतर तरीके से दर्शाता है। तो इस आर्टिकल 77 में बोला गया है, यानी इसमें प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों या कहिए कार्यों के बारे में जिक्र किया गया है। और इस संवैधानिक कर्तव्यों और कार्यों के अंतर्गत दोस्तों, जैसे आपका प्रशासन के संबंध में, प्रशासन के संदर्भ में, दूसरा हो गया आपका विधि निर्माण के संबंध में, विधि निर्माण के संबंध में, तीसरा हो गया मंत्री परिषद में चर्चा के संबंध में चर्चा के संबंध में। मीन्स कहने का अर्थ है कि अगर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से प्रशासन के संदर्भ में कोई जानकारी अगर लेनी है तो वह क्या करेंगे, प्रधानमंत्री से प्रशासन के संबंध में भी जानकारी ले सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को विधि निर्माण से संबंधित कोई जानकारी हासिल करनी है प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री को विधि निर्माण से संबंधित जो भी जानकारी है वह राष्ट्रपति को देनी होगी। अगर कोई टॉपिक पर ऐसा लगता है राष्ट्रपति को कि मंत्री परिषद में उस टॉपिक पर चर्चा और होना चाहिए, बेहतर तरीके से होना चाहिए उस चीज़ पर मंथन, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कहेंगे कि मंत्री परिषद की बैठक बुलाइए और उस संबंधित टॉपिक पर चर्चा करवाए, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री करेंगे। तो ये सब जो है आपके प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य कहिए,
कार्य कहिए, ये सब होते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है वह आपके नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग को हम लोग जानते हैं कि योजना आयोग के नाम से, यानी 1950 में इसका निर्माण हुआ था। तो इसका भी हम लोग नाम क्या जानते हैं, नीति आयोग जानते हैं। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री जो है अंतर्राज्यीय परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं। तो और भी बहुत सारी शक्तियाँ हमारे भारत के प्रधानमंत्री को दी गई है। तो ये सब मूल बातें हैं दोस्तों प्रधानमंत्री से संबंधित। इसके यानी इस क्लास को के बाद आप लोग जो है कोई ऑब्जेक्टिव बुक लीजिए और उस ऑब्जेक्टिव बुक से जो प्रश्न उत्तर को हल करने का प्रयास कीजिए। आपके ज़्यादातर प्रश्न जो है सॉल्व होंगे और कोई भी जो कन्फ्यूज़न होगा, जो भी डाउट होगा, वो आपका साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। मैं भी कोशिश करूँगी कि इसका PDF जो है यानी प्रश्न उत्तर का जो सेट आपको उपलब्ध कराऊं, ताकि आपके प्रधानमंत्री से संबंधित जो बेसिक समझ है वह बने और अच्छी समझ बने, ताकि आप एग्ज़ाम में जो है इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको छोड़ो नहीं और बेहतर स्कोर कर पाओ। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग फिर अन्य किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।